सभी को नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस में। आज एक बार फिर से आर ओ 2023 री एग्ज़ाम जो अभी 27 जुलाई को आयोजित हुआ पिछले महीने, उसमें हम लोगों ने अब तक 4 प्रूफ देखा है। आज हम लोग 5वां प्रूफ देखने वाले हैं भूगोल का। ठीक है, हमने बोला था 175 प्लस प्रूफ दूंगा और लगभग 100 के प्लस दे चुका हूँ। ये 5वां प्रूफ है और सिर्फ 2 किताबों से मैंने प्रूफ दिया है हमेशा, चाहे वह पीसीएस 2023 का हो, चाहे पीसीएस 2024 का रहा हो, चाहे आर ओ निरस्त 11 फरवरी वाला पेपर रहा हो, या फिर आपका री एग्जाम का रहा हो। ठीक है, अभी आपके पास जो समय है पीसीएस के लिए 12 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित होना है। इसमें आपके पास पर्याप्त समय है। लोगों का सवाल आता है क्या इतने समय में हम तैयारी कर सकते हैं? बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं निश्चित रूप से। आज से आपने तैयारी अगर करना शुरू नहीं किया है तो 45 दिन बहुत पर्याप्त होता है फ्री निकालने के लिए। इसके लिए एक बैच भी चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं, नहीं तो सेल्फ अपना कर सकते हैं। चलिए, पहले हम दिखाना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमने अभी तक का प्रूफ दिया है आपके यूट्यूब पे पड़ा है, आज भूगोल का है। ये भूगोल का क्वेश्चन वैसे तो 20 प्लस है, लेकिन इसमें हमने यूपी का अलग कर दिया है। यूपी का यूपी में दिखाएंगे, इसलिए हमने 15 क्वेश्चन रखा है। यहाँ पे आपको 95% मतलब लगभग 14 प्लस प्रश्न दिखाने जा रहे हैं। तो अभी तक 113 हो गया है, इसको जोड़ दिया जाए तो 113 प्रश्न का प्रूफ हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, 113 कहाँ, ये तो जोड़ा ही नहीं है। ठीक है, इसमें जोड़ना है 14, 100 इसमें 14 जोड़ना है 113 में, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 यहाँ पे होगा। ठीक है, 6 नहीं होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं 4 3 7 2 127 127 हो गया है। आगे देखेंगे हम लोग कितने क्वेश्चन आए हैं। देखो, जहाँ पे हमने एक एक लिखा है, एक क्वेश्चन संख्या है भूगोल का। ठीक है, एक ये हो गया। भूगोल में वो भी ये भी आएगा क्वेश्चन वैसे तो जनसंख्या, लेकिन इसका जो पार्ट है वो इकोनॉमिक्स वाले में दिया है, इसलिए मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। इकोनॉमिक्स वाला देंगे तब वहाँ ऐड करेंगे। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा हो गया। और यहाँ पर आप ऐसे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है रबी फसल वाला हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कोयला क्षेत्र। पांचवा हो गया बंदरगाह के बारे में। ठीक है, ये तो पर्यावरण में आएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ देखिए, जैसे ये उत्तर प्रदेश का है तो यूपी में दूंगा, है ना, ये सभी यूपी में दूंगा, इसलिए नहीं ऐड किया है मैंने इसमें। छठवां यहाँ क्वेश्चन धारा के बारे में, समुद्री धारा। ठीक है, ये भी छोड़ दिया है। यहाँ सातवां क्वेश्चन है दर्रों के बारे में पूछा गया है। आठवां पुष्कर पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में है, ब्रह्मा मंदिर। 8। और उसके बाद 9वां क्वेश्चन है नकदी फसल। 10वां धान गेहूँ इन सब का रोगों के बारे में है। 11वां है दर्रा है कौन कहाँ स्थित है। 12वां है पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, 13 है वृक्षों के बारे में किस प्रकार के हैं। 14वां है नार्वेस्टर्स, जो तूफान है बंगाल और उसमें चलने वाली। और 15वां क्वेश्चन है स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड बंदरगाह भारत का कौन सा है। ठीक है, तो चलिए आराम से देखिए, अच्छे से देखिए। प्रूफ प्रूफ प्रूफ, इतना कुछ लोग परेशान रहते हैं प्रूफ के चक्कर में, मुझे समझ नहीं आता है। इतना प्रूफ दिखा दिया यार। पीसीएस 2023 का मैंने दिखा दिया, पीसीएस 2023 का दिखा दिया, पीसीएस 2024 का दिखा दिया, आर ओ निरस्त 2023 का दिखा दिया। ठीक है, निरस्त वाले का। अभी मैं दिखा रहा हूँ री एग्जाम वाले का। ठीक है, कितना प्रूफ चाहिए? पढ़ो मन लगा के, प्रूफ प्रूफ के चक्कर मत पड़े रहिए। प्रूफ तो मैं बोला हूँ तो दूंगा ही, भाग थोड़ी नहीं जाऊँगा। लेकिन और भी काम रहते हैं, बैच चल रहा है उसमें व्यस्तता रहता है, जब समय मिलता है तो करता रहता हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? इसमें उत्तर बास जल संधि है। इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे घटनाचक्र पूर्वावलोकन से, और ज़्यादातर मैंने प्रूफ घटनाचक्र पूर्वावलोकन से ही दिया है। लुसेंट जहाँ इसमें जो नहीं मिला है, एक आध प्रश्न मैंने दिया है। यहाँ पे साफ साफ देखिए
लिस्ट बाकायदे बना करके दिया गया है। तरह तरह के क्वेश्चन बार बार तो आते ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वास, वास जलसन दक्षिण महासागर एवं तस्मान सागर, तस्मानिया तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया, आराम से दिया हुआ है। तो 100% प्रूफ आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन कहवा उज्बेकिस्तान, गलत है। ठीक है, उज्बेकिस्तान में कहवा नहीं होता है। बाकी रबड़ मलेशिया, चाय श्रीलंका, कोकोआ नाइजीरिया, इन सब का प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो बहुत सारे बार बार क्वेश्चन ही आते हैं। यहाँ देखिए मिलाने के लिए आ गया है। ठीक है, उसी तरह का लगभग लगभग क्वेश्चन है, यहाँ सूची दे दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे रबर कहाँ का है, मलेशिया का है। ठीक है, कहवा के बारे में दिया है, कोलंबिया इसमें है, जैतून है, अन्य तरीके की चीज़ें हैं। और इस प्रकार से बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कहाँ क्या है। तो इसमें क्या क्या है, कॉफ़ी के बारे में, चाय के बारे में, रबड़ के बारे में। ठीक है, और सारे बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, कहाँ पे क्या उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे विश्व के कहवा के दो कौन कौन से बड़े बड़े उत्पादन वाले हैं, तो यहाँ 3 देखिए यहाँ पे दिया है। कहीं कहीं जो है पूरा लिस्ट दे दिया है, 4-5 देशों का नाम दे दिया है ना। चाय की बात करें, चाय का देखिए चीन, श्रीलंका, भारत, केन्या, किसका क्या क्रम है, इसका आंकड़ा भी दिया गया है ना। यहाँ पर देखो, तो इन सब चीज़ों को बार बार जब आप पढ़ते हो तो बृहत्तम काफ़ी वगैरह, और काफ़ी के देखो यहाँ भी मिलाने वाला है। ऊपर ही मैंने दिखाया मलेशिया, मलेशिया आपके ऑप्शन में है कि नहीं है। बाकी तो सब इजी ही है। ठीक है, आराम से आप लोग देख सकते हैं, बहुत बार बार घुमा फिरा करके ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, रबी की दलहनी, रबी माने जो शीतकाल में बोया जाता है। ठीक है, उसकी बात हो रही नहीं है। ठीक है, चना, मूंग, मसूर, सेम की फली, फ्रेंच बीन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होगा, इसके लिए जब पढ़ोगे देखो यहाँ रबी की फसल, खाद्यान्न फसलें शुरू हो जा रही हैं। यहीं पे आप पढ़ लो तो देखो यहाँ पे मसूर दिया हुआ है, चना दिया हुआ है। ठीक है, चना मसूर तो यहीं मिल गया, कौन सा है, रबी की फसलें हैं। तो आराम से चना और मसूर तो ऐसे पढ़ सकते हो। आगे चलो, सेम कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से भी सॉल्व किया करो। हर जरूरी नहीं है हर चीज़ जो है आपको रेडीमेड मिले तभी आप समझ पाओ। ठीक है, बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ देखो सेम के बारे में चर्चा है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सहायक नहीं है, चना, मटर, सेम, ये तीनों जो दिया हुआ है, चना, मटर, सेम, ये तीनों ही रबी फसल है। एक धान ऑप्शन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात होती है तो दालें जो है करती हैं। ये 3 दालें तो हो गई, चौथा धान है तो वही ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार डायरेक्ट, इसी को कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ उठाना। ठीक है, फिर कॉमन सेंस में भी आप देखे होंगे, गांव वगैरह से अगर ताल्लुकात रखते होंगे तो सेम की फली जो है ठंडी के समय में ही होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप आओगे यहाँ लिस्ट शुरू हो जाता है दलहनी। ठीक है, दलहन रबी की फसल दिया हुआ है, और कौन कौन सा होता है। ठीक है, दलहनी फसलों में चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर है ना। तो इसमें क्या है, कई चीज़ें इसमें रबी और खरीफ दोनों का दे दिया है। ठीक है, तो उसमें आराम से पहचान सकते हैं कि आप क्या है, प्रूफ ऊपर दिखा दिया। तो सेम के चक्कर में लोग पड़े हुए थे, काफ़ी परेशान थे, तो क्लियर है कि सेम नहीं है। ठीक है, सेम एक रबी फसल है। तो मूंग है, चना का क्लियर हो गया। ठीक है, मटर का क्लियर हो गया, मसूर का क्लियर हो गया, सेम का क्लियर हो गया, तो बचा तो वही मूंग ही। उड़ीसा तलचर में, मध्य प्रदेश सिंगरेनी, छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश सिंगरौली है, कुछ हिस्सा उसका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुछ मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन सिंगरेनी नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कोरबा 100 बार पढ़े हैं, महाराष्ट्र में वर्धा घाटी है, उड़ीसा में तलचर है। प्रूफ की बात है जरूर दिखाऊंगा प्रूफ, बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं। देखो यहाँ पे तलचेर या तालचेर या तलचर एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक में भी दिया है, तालचेर या तलचर कहाँ है, उड़ीसा में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी सिंगरौली विस्तारित है, वहाँ पे क्या दिया था, सिंगरेनी। और सिंगरेनी बच्चा देखो यहाँ पे है तेलंगाना में। ठीक है, दिखाई दे रहा है, फोटो थोड़ा सा साफ नहीं आया है। ठीक है, सिंगरेनी जो स्थल है
वह तेलंगाना में है, गोदावरी घाटी में। साफ साफ आप लोग देख सकते हैं, आंखें खोल करके देखिए। ठीक है, तलचेर उड़ीसा, तलचेर या तालचेर या तलचर उड़ीसा, सिंगरौली मध्य प्रदेश में तो है ही, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सोनभद्र में भी विस्तारित है। लेकिन सिंगरेनी दिया है, सिंगरेनी, तो सिंगरेनी भैया या देखो तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है प्रदेश 2014 में, वो वाला है। तो यही तो है ऑप्शन। तो सिंगरेनी नहीं है, ठीक है, सिंगरेनी नहीं है, ठीक है। और सारा क्लियर 100% प्रूफ दे दिया। यहाँ भी देखो लिखा हुआ है, कोरबा कहाँ है भाई, मध्य प्रदेश में क्या है, सिंगरौली उत्तर प्रदेश में भी है, तालचेर कहाँ है, उड़ीसा में है। एक बार ने 25 बार आया, यहाँ भी देखो तालचेर कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न घुमा फिरा करके ये सब आते रहते हैं, ज़रूरत है पढ़ने की। विशाखापट्टनम प्राकृतिक पोताश्रय है, कोई डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी आपने पढ़ा होगा, किसके बारे में, विशाखापट्टनम है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले ही नज़र में काट के आगे बढ़ जाना चाहिए था। तूतीकोरन कहाँ है, चेन्नई क्या है, कृत्रिम है क्या है, 20 बार क्वेश्चन ये सब आया हुआ है, ठीक है। ज़रूरत है ढंग से पढ़ने की। पता नहीं कैसे इस बार लोग पढ़े हैं, इतना प्रूफ दिया हूँ लेकिन तब भी इतना सारा गलत हुआ है। तो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। पढ़ना भी एक कला है, किताब रंगने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए कहता हूँ कि भैया पूरी तरह समर्पित कर दो हमारे पास, तुम साल 2 साल हमारे को समर्पित कर दो अपना जीवन। जीवन मतलब प्राण नहीं लेंगे, सिर्फ पढ़ाएंगे, ठीक है। समर्पण करिए, ईमानदारी से लगिए। केवल फीस देने से, पैसा देने से अगर कोई सिलेक्शन ले लेता ना, तो यहीं दिल्ली, इलाहाबाद और लखनऊ में लाखों लोग हर साल आते हैं, लाखों लोग वापस चले जाते हैं। आप बेरोजगार ही रह गए और लोग करोड़पति बन के निकल गए, ठीक है। तो उसमें आपकी गलती है, आपने अभी तक लापरवाही से पढ़ा है, ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो क्या करेगा कोई, पढ़िए अच्छे से, हैं। जो क्वेश्चन आपको, जो पेपर 150 प्लस करके आना चाहिए, वहाँ पे आप लोग अटके हुए 110, 115, 120 में। मेरा मेहनत ही सारा खराब करवा दिया आप लोगों ने। और जो ज़्यादा दिमाग चलाता है, दिमाग चलाए बैठ करके, और जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। तो जुड़ना हो तो जुड़िए आराम से। हाँ, क्या बात कर रहे थे, हाँ कौन क्या है। तो बहुत सारे प्रश्न आए हुए, यहीं देखो चेन्नई सबसे गहरा पत्तन क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा सीधा यही गलत है। यही तो क्वेश्चन तुम्हारे में भी दिया है भाई, चेन्नई के बारे में ही दिया था, कोई और दिया था, कोलकाता को बोला है, कोलकाता को बोला है भारत का सबसे गहरा पोताश्रय। तो सीधा सीधा गलत है, विशाखापट्टनम है, प्रूफ दिखाएंगे। चेन्नई के बारे में ऊपर दिया है, कृत्रिम पोताश्रय है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो व्याख्या भी पढ़ लिया करो। भारत का सबसे गहरा पत्तन कौन है, विशाखापट्टनम है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, यहाँ साफ साफ लिखा है, ठीक है। आपको भले साफ न दिखाई दे रहा हो, फिर मैं दोबारा दिखाऊंगा, ठीक है। तरह तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, कई तरह के पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखोगे सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन है, यहाँ पे विशाखापट्टनम नहीं है तो पारादीप है। तो विशाखापट्टनम के बाद दूसरा है। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई, डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखो व्याख्या में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तूतीकोरन कहाँ है, इन सब के बारे में चर्चा मिलती है बाकायदे। ज़रूरत है बस अच्छे ढंग से पढ़ने की, ध्यान से पढ़ने की। हवा हवाई पढ़ेंगे, केवल पन्ना पलटेंगे तो उससे भाई पढ़ाई नहीं होती है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। धारा की बात है, अटलांटिक महासागर की धारा कौन है, कौन सी है, ठीक है, समुद्री धारा। जाहिर सी बात है इसमें एक विकल्प है जो अटलांटिक में है, बाकी सब दूसरे धारा हैं। तो आइए देखते हैं छठवां। तो यहाँ पे आप आओगे, खोलोगे तो लिस्ट बना हुआ है बाकायदे, देखो अटलांटिक महासागर की कौन कौन सी धाराएं हैं, ठीक है, कैसी है, ठंडा है, गर्म है, सब दिया है। यहाँ पे जो आपके ऑप्शन में था एक बेंगुला धारा था, देखो बेंगुला धारा ठंडी है, फिर कहाँ की है, अटलांटिक महासागर। ख़त्म हो गया, आपका उत्तर मिल गया, यहीं से मिल गया। ये देखो यही तो क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन आपका सही है, बेंगुला धारा। बेंगुला धारा कहाँ है, अटलांटिक महासागर की है और ठंडी जलधारा है, ठीक है। बाकी हम्बोल्ट कैलिफोर्निया अलास्का की बात करते हैं। तो यहाँ आओ, देखो अटलांटिक महासागर की धारा मिल गई क्लियर कि भैया अटलांटिक महासागर की धारा बेंगुला धारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला ऑप्शन प्रशांत महासागर की धारा दिया हुआ है। यहाँ देखो कैलिफोर्निया, पेरू को ही हम्बोल्ट कहते हैं, दोनों ही ठंडी जलधारा है। कहाँ का है? प्रशांत महासागर का है। बात करते हैं अलास्का, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाइए। अलास्का कहाँ है? किसके कब्जे में है? किसका क्षेत्र है? मैप वगैरह भी देख लेते हो अगर, तो यहाँ पता चल जाता है अलास्का धारा प्रशांत महासागर की है। तीनों बाकी जो विकल्प के क्वेश्चन है, तीनों जो है प्रशांत महासागर की है। बेंगुला ही आपका अटलांटिक महासागर का था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर सिपलीला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? ठीक है, तो ये सब बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कैसे आसान है। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, जरूरी नहीं है सब कुछ मिले, ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं मिला है, कहीं होगा तो ध्यान नहीं गया है वहाँ पे। पुष्कर की पहाड़ियाँ राजस्थान में है, पेपर में भी आया था, पुष्कर की पहाड़ियों में एक बार जमकर बारिश हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें भी दिमाग क्लिक करना चाहिए एग्जाम में पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन की बात है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदियों तीनों का स्रोत तिब्बत का मानसरोवर है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्म सतलज का आप देख सकते हैं आराम से, बार बार इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? उपर्युक्त सभी का है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो मानसरोवर से अब आगे का दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, मानसरोवर से वही 3 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिपलीला दर्रे से होकर गुजरती है, ये दे रहा है। ठीक है, तो कौन सा गुजरेगा? सतलुज ही तो गुजरेगा कि चेनाब चला जाएगा वहाँ पे? जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें बार बार आप पढ़ने से ये तो रट जाएगा कि हाँ 3 नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ठीक है, अगला है नगदी फसल। अब इसमें आयोग ने आलू भी मान लिया है, तो बड़ा महानता है, क्योंकि अपना ही प्रश्न का उल्लंघन कर रहा है। और कहाँ दे रहा है, कहाँ? आज तक मैंने नहीं पढ़ा था कि आलू नगदी फसल है। धान, सॉरी, धान भी नहीं है, न तो धान है न तो गन्ना है। अब आयोग मान रहा है कुछ, तो बात ही अलग है। ठीक है, गन्ना, कपास, सरसों, चाहे पीला हो चाहे सरसों नीला हो चाहे काला हो, ठीक है, ये जो है नगदी फसल में आता है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? 3, 4, 5। ठीक है, इसका प्रूफ की बात करें तो हेडिंग ही शुरू हो जाता है जब आप किताब खोलोगे, नगदी फसलें। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कपास एक नगदी फसल है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हैं। इसके आगे पढ़ोगे कौन सा है? पहला है नगदी फसलों में कपास के बारे में सारी चीज़ें दे रहा है, कितनी वर्षा होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। दूसरा नगदी फसल में गन्ना दे रहा है। ठीक है, और उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। फिर अगला तिलहन है, तिलहन नगदी फसल है, कौन कौन? सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, तोरिया, अरंडी है, पता न क्या क्या दुनिया भर का है। तो पढ़ोगे तब तो आएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई? रोग। चलो भैया, ये तो इतना आसान है, गांव में रहने वाले तो गस गेहूँ गस से गिरोई बहुत बार सुने होंगे। तो गिरोई को जो है आराम से कर सकते थे। तो अगर गिरोई पता होता तो कुछ कहीं जाना ही नहीं था, एक ही ऑप्शन देखते तो बी में 2 दिया है, तुरंत सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक ही ऑप्शन से तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, बाकी मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी अरहर का उखठा रोग और लाल सड़न क्या है? लाल सड़न क्या है? गन्ना है। आइए देखते हैं क्या क्या है। यहाँ देखो क्वेश्चन आया हुआ है, उसी तरह का क्वेश्चन है। अरहर कहाँ? उखठा, उखठा विल्ट। रेड राट, राट माने सड़ांध होता है। ठीक है, राट माने सड़ांध होता है। ठीक है, यहाँ आप देखो गन्ना, रेड डाट, अरहर, उखठा विल्ट। तो जरूरी नहीं है चारों ऑप्शन मिले, 2 भी मिले आराम से कर लेते, चाहे जो मिलता। जैसे मान लो अरहर का पता चल जाता तो अरहर से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, डी का एक यहाँ भी दिया यहाँ भी दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। गन्ना का लाल सड़न देखते, सी का 3, तब भी आप जो है सी का 3, हाँ यहाँ पर है। यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन है सी वाला। अगर आपको गन्ना, लाल सड़न या रेड डाट राट के बारे में पता होता तुरंत एक ही ऑप्शन से आप सही करके चले जाते, क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं था।
इस तरह से घुमा फिरा करके इन सब तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ज़रूरत है आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने की, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 10 नंबर, बहुत ही आसान है। नाथुला सिक्किम जो जिला अरुणाचल प्रदेश में है कि लद्दाख में है? पहले जम्मू कश्मीर था, अब तो लद्दाख हो गया, तो सी ऑप्शन है। सिपली कहाँ है? यहीं पे ज़्यादा कहीं जाना नहीं था, भारत के प्रमुख दर्रे दिया हुआ है, यहीं पे आपको शांतिपूर्वक पढ़ लेना था, ठीक है। यहीं पे पढ़ लेते। देखिए जो जिला कहाँ है, जो जिला यहाँ पर देखिए लद्दाख दिया हुआ है, ठीक है। आराम से पढ़ करके यहाँ से निकल जाते आप, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं था, ठीक है। जो जिला लद्दाख में है, सिपलीला हिमाचल प्रदेश, साफ साफ दिख रहा है। सिनला के बारे में दिया है, तीसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन 1 2, सिनला उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है। यहीं से एक बार मेहनत करके पढ़ लो, आगे ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे जैसा क्वेश्चन आएगा आराम से करके चले जाओगे। और बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, बार बार आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बोमडीला कहाँ है, नाथुला कहाँ है ना, इस तरह के बहुत से। सिपलीला कहाँ है ना, बामडीला, जो जिला, नाथुला, सब घुमा फिरा के वहीं से तो आ रहा है, पढ़ोगे तब तो भैया। चलिए एला, एला के बारे में पढ़ते हैं। कार्डामम पहाड़ी को क्या कहते हैं? कार्डमम पहाड़ी को ही इलायची पहाड़ी कहते हैं। इलायची को ही संस्कृत में एला कहते हैं। आपने अभी RODI पेपर पढ़ा होगा, एला इलायची होता है। और ये जो एला है एक तमिल शब्द है, ठीक है। कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी कहा जाता है और इसी को एला कहा जाता है, ठीक है। तमिल भाषा में एक शब्द है एला, और ये वाला जो एला है ये एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव इलायची होता है, ठीक है। कार्डमम पहाड़ी। साल, सागौन, देवदार, तो सुंदरी, सुंदरबन तो यार क्लियर है, 100 बार आया हुआ है। देवदार पहाड़ी देखो नीलगिरी में नहीं, हिमालय में मिलती है। 1500 लगभग मीटर से, 1500 से 2000 मीटर ऊंचाई वाली होती हैं। साल प्रायद्वीपीय, भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में, सागौन पश्चिमी भाग में। ये सारी चीज़ें आपकी किताब में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। ज़रूरत है, हमने कहा बार बार, आपको अच्छे तरीके से पढ़ने की। किस प्रकार का वन है, किस प्रकार की वनस्पति है, तो यहाँ पश्चिमी घाट देखिए, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाया जाता है। साल, सागवान, बांस, शीशम, महुआ, है ना, ये है। यहाँ पर भी देखिए आप, साल के बारे में दिया हुआ है, कहाँ पाया जाता है, इन सब के बारे में पढ़िए। प्रायद्वीपीय पठार से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भागों में इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे तो तरह तरह की चीज़ें देखिए। यहाँ देवदार के वृक्ष कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी हिमालय में मिलते हैं। नीलगिरी में 1500 से 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब ऊंचाई पे पाए, देवदार ऊंचाई पाया जाता है हिमालय क्षेत्र में, तो वही गलत था आपका उत्तर। और इस तरह के क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। देवदार कहाँ पाया जाता है देखिए, हैं इसमें कह रहा कौन सुमेलित है, मध्य प्रदेश में देवदार पाया ही नहीं जाता, पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। सागौन कहाँ पाया जाता है? सुंदरी कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन में पाया जाता है ना। सुंदरी को क्या कहा जाता है? हैं सुंदरबन, सुंदरी, सुंदरी को कौन सा वृक्ष कहा जाता है? ठीक है, ज्वारी वृक्ष, ज्वारी वृक्ष को क्या कहा जाता है? सब पता है, ये सब आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब आसान क्वेश्चन है, आराम से करके आने वाली चीज़ें थी। नार्वेस्टर्स कहाँ का है? तूफान है, चावल खेती के लिए लाभदायक है, कहाँ है, और सब विदेशी नाम है। नार्वेस्टर को ही काल वैसाखी कहा जाता है। अगर पढ़े होंगे तो ध्यान होगा, काल वैसाखी इसी को कहा जाता है, ठीक है। प्रूफ की बात करेंगे तो हम दिखाएंगे, मेरा काम है प्रूफ दिखाना, है ना। नार्वेस्टर्स, नार्वेस्टर भारत में चलने वाली मानसून पूर्व तड़ित झंझा है, इसे काल वैसाखी भी कहते हैं, ठीक है। सारे जो है तूफानों का किसी का कुछ फ़ायदा होता है, किसी का कुछ नुकसान होता है ना। जैसे एल नीनो है ना, कोई फ़ायदेमंद होता है, कोई नुकसानदायक होता है। अब बात आता है 14वां लास्ट क्वेश्चन का प्रूफ। स्थल रुद्ध, लैंड लॉक्ड, मैं कहता हूँ कि आप साथ में लूसेंट लगा लिया करो।
लुसेंट उसी प्रकार से है जैसे आपके जो है कह सकते हैं कि तिनके का सहारा होता है ना, डूबते को तिनके का सहारा, उसी प्रकार आपके लिए लुसेंट काम करता है। जैसे एक क्वेश्चन, स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड कौन है, स्पष्ट रूप से घटना चक्र नहीं मिला, तो मिला कहाँ भैया, ये मिला जो है लुसेंट में। 138 पेज खोल लेना लुसेंट का, वहीं पे पड़ा हुआ है बेचारा, धीरे से छोटा सा लिखा हुआ है ना। प्रूफ की बात करेंगे वो भी मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर देख सकते हो, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, अब एक नया क्वेश्चन आ गया। अभी तक पूछेगा कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो मुंबई तो हो जाएगा। यहाँ कह रहा देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह है यह, डॉल्फिन नाम का कोई पर्वत है, उसके चट्टान के पीछे है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है विशाखापट्टनम भूबद्ध बंदरगाह है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 14 क्वेश्चन का हमने प्रूफ दिया, और 175 प्लस कहा था, 113 पहले था, 14 इसमें जोड़ दो तो बराबर कितना हो गया, 4 3 7 2, 127 क्वेश्चन का आपको प्रूफ दे चुका हूँ। आगे अभी इकोनॉमिक्स बाकी है, ठीक है, साइंस बाकी है, यूपी बाकी है, जोड़ते रहो जोड़ते रहो। ठीक है, और पीसीएस क्रांति बैच चल रहा है, तो इसमें बैच जो डेली टारगेट वाला है वो तो चल ही रहा है निरंतर, नॉन स्टॉप झमाझम। अब बात करते हैं वीकली फुल लेंथ, कुछ लोग जो है शौकीन होते हैं टेस्ट देने के लिए, तो ये भी प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, केवल अभी चला नहीं है, अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा फुल लेंथ प्रोग्राम। जिसको भी ज्वाइन करना है यहाँ ज्वाइन कर सकता है, इसकी फ़ीस बेहद कम रखी गई है। ठीक है, और डेली वाला तो 1499 है, इसका फ़ीस अलग है जो केवल फुल लेंथ लेना चाहता है। अगर आपको बहुत कमांड है घटना चक्र पे, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस है आपको, ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी है, मैंने 10 बार 8 बार 5 बार पढ़ लिया है, तो इस टेस्ट को दे करके आप अपने कॉन्फिडेंस को चेक कर सकते हैं, इस टेस्ट को दे करके। ठीक है, और ये भी वादा कर रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन जो मैंने स्रोत बताया है उससे बाहर आपको मिलने वाला नहीं है। अगर मेरे टेस्ट में आप 75 प्लस कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए आप 100 करके आओगे जीएस में, आयोग के एग्जाम में, ये मेरा चैलेंज है। 75 प्लस अगर आप कर ले रहे हो उन्हीं स्रोतों से जिस पर आपको कॉन्फिडेंस है कि हमने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, उन्हीं पर चैलेंज है कि 75 प्लस अगर ईमानदारी से आप कर ले रहे हैं तो यकीन मानिए आप 100 प्लस जाएंगे। जुड़ने के लिए नंबर दिया हुआ है, मैसेज करिए, जुड़िए फटाक से। अभी अभी ताज़ा ताज़ा मैसेज आया है सज्जन महोदय का, इन्होंने कहा सर अगर आपको मुनासिब लगे तो, अच्छा ये तो अलग है, यहाँ नीचे है आज का ताज़ा ताज़ा भाप निकलता हुआ मैसेज, देखो 8:56। ये वीडियो मैंने बनाने की तैयारी कर रहा था तभी इनका मैसेज आया है, आज का ही है। मनोबल डाउन हो रहा है एकदम जब आपका टेस्ट से गलत हो रहा है। घटना चक्र ही पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन आप हो सेट कर रहे, मतलब आप जो क्वेश्चन सेट कर रहे हो उसका लेवल ही अलग है। सर बताएं क्या करना है। देखो मैं सबको बताता हूँ, एक स्वयं से पढ़ना, स्वयं का आकलन करना अलग होता है। ठीक है, पढ़ने में कुछ अलग लगता है, जब आप टेस्ट देते हो वहाँ से गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों से कुछ सीखने की ज़रूरत होती है, वो सिखाता है आपको एक गुरु। ठीक है, और उसके साथ साथ गुरु के पास कोई ऐसा अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, छड़ी नहीं है जो छुआ देगा आपको जादू हो जाएगा। मेरा कहना निरंतर लगे रहिए। इतना आसान नहीं है कि एक बार देखा, एक बार पढ़ा और आप सोचे हम टॉप कर जाए, नहीं, इसको पढ़ना होगा तो घोटना होगा, घोल करके पीना होगा, और उन सब में वक्त लगता है। ठीक है, अब आए हो मेरे पास, आए हो मेरे संपर्क में आए हो, तो मैं कहता हूँ शरण में ही ना आओ बल्कि समर्पण के साथ शरण में आओ। ठीक है, पैसा दे दोगे, बैच में एडमिशन ले लोगे, उससे नहीं सिलेक्शन होगा। मैं साफ साफ बोलता हूँ जो बोलता हूँ। आइए, शरण के साथ साथ समर्पण के साथ ईमानदारी के साथ मेहनत करिए और धैर्य बना करके साल 2 साल लगे रहिए। एक में फेल हो रहे हो दूसरा दो, दूसरे में फेल हो रहे हो तीसरा दो, कैसे नहीं पास होगे, निश्चित रूप से हो जाओगे। लेकिन एक राउंड में, 2 राउंड में हवा नहीं लगेगा, ऊपर से उड़ जाएगा। यही किताब नहीं, दुनिया की कोई भी किताब आप पढ़ करके 1-2 राउंड सोचें कि मैं टॉप कर जाऊंगा, तो ये असंभव है। ठीक है, बार बार पढ़ना होगा, पढ़ने का क्या तरीका होता है ये सीखना पड़ेगा,
वो सब चीज़ें जो है मैं बहुत बारीकी से बताता हूँ, बताता रहता हूँ और बताऊँगा भी। ज़रूरत है आपको समर्पण करने की, जुड़ने की, ठीक है? जुड़िए और मेहनत करते रहिए, धैर्य रखिए, अपने आप विश्वास रखिए।